बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। वालिद साहब तो मेरी नौमरी में ही इंतकाल कर गए थे। अम्मी ने मुझे समझा दिया था कि बहनों का आसरा तुम्हें ही बनना है, तुम्ही ने इनकी शादियां करनी है। मैंने अम्मी की बात पल्लू से बांध ली थी, इसलिए कम उम्री में ही अपनी ख्वाहिशों को पसे पूछ डालकर मैं संजीदा मिजाज लड़का बन गया था। मेरी 2 बहनें मुझसे उम्र में 6-7 साल बड़ी थी, इसलिए मुझे उनकी शादी जल्द अज जल्द करना थी। मैंने घर का राशन पानी चलाने के लिए हर तरह की मुलाजमत की थी। शुरू शुरू में तो गाड़ियां ठीक करने वाले गैराज में भी काम किया, मगर जब अम्मी ने देखा कि इस तरह तो घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, यासिर बहनों की शादियां किस तरह कर पाएगा, इसलिए अम्मी ने अपने सोने के जेवरात बेचकर मुझे एक किरियाने की दुकान डाल दी थी। हमारे इलाके में ये अपनी तर्ज की पहली दुकान थी, इसलिए खूब चल निकली थी। घर के हालात बेहतर होने लगे थे। मैं जो भी कमा कर लाता अम्मी की हथेली पर रख दिया करता था। वो पाई पाई जोड़कर अपनी बेटियों के लिए जहेज बनाती रही थी। अल्लाह के करम से मेरी दोनों बहनों की शादियां अच्छे घरानों में हो गई थी, मगर तब तक उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मेरी उम्र भी काफी हो चुकी थी। 2 बहनों के फर्ज से सुबुकदोश हो गया, तो अब मुझसे छोटी 2 बहनें रह गई थी, जिनकी शादी मैं करना चाहता था। मगर अम्मी कहने लगी, यासिर पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगी। मैं बोला, अम्मी मुझे आपके फैसले पर एतराज तो नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी बहनें भी अपने घर की हो जाए। अम्मी कहने लगी, इनको अपने घर का करते करते तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम्हारी उम्र इतनी हो जाएगी कि ढंग की कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। अब भी मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे बालों में चांदी उतर आई है। अम्मी ठीक ही तो कह रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 32 बरस हो चुकी थी। मैंने अम्मी को इजाजत दे दी थी। अब अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ हो चुकी थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि एक ही माँ के अंदर अंदर उन्हें मंजा जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई थी। उन्होंने मुझे मंजा की तस्वीर दिखाई तो मैं दंग ही रह गया था। मैं बोला, अम्मी ये तो बहुत छोटी है अभी। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, हाँ यासिर, मंजा 20 बरस की है, तुम्हारी आखिरी नंबर की बहन से भी छोटी है। तुम यकीन करो, ये रिश्ता मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला है। तुम्हारी उम्र चूंकि बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कम उम्र लड़की मिलती ही नहीं थी, जबकि मैं पक्की उम्र की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी। लड़की जितनी छोटी हो वो उतनी ही जल्दी ससुराल के माहौल में रच बस जाती है। मैं बोला, ये सब तो ठीक है अम्मी, मगर हम दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। इस तरह हमारी जहनी मुताबिकत भी नहीं हो पाएगी। ना वो उम्र भर मुझे समझ पाएगी और ना ही मैं उसकी बातों को समझ पाऊंगा। यूं तो हम दोनों की सारी जिंदगी लड़ते भिड़ते ही गुजर जाएगी। अम्मी मेरी बात सुनकर हंसती थी। वो कहने लगी, यासिर तुम भी कमाल कर रहे हो। तुम्हारी बीवी कम उम्र है, एक बार गुस्से से बात करोगे तो 3 दिन आगे से कुछ बोल ही नहीं पाएगी। ज्यादा तंग करेगी तो चुटिया पकड़कर खींच देना, फिर तो उम्र भर तुम्हारे सामने बोलने की जसारत भी नहीं कर पाएगी। अम्मी की बात सुनकर मैं तंग रह गया था और ये सोचने लगा था कि क्या वो कभी अपने दामाद से ये कह पाएंगी कि अगर मेरी बेटी तुम्हें तंग करे तो उसकी चुटियां खींच देना। खैर मैं बोला, मंजा के वालिदैन हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए राजी कैसे हो गए? अम्मी कहने लगी, यासिर तुम तो सवालों की लिस्ट खोलकर बैठ गए हो। मैं तो कहती हूँ कि रजिस्टर ले आओ, सारी तफसील एक बार ही लिख लो इस पर। तुम अजीब नाशुक्रे लड़के हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैंने इतनी कम उम्र लड़की ढूंढी है। तुम तो बूढ़े हो जाओगे, मगर तुम्हारी बीवी सदा जवान रहेगी। रही बात मंजा के वालिदैन की, तो उनकी 6 बेटियां हैं। एक एक की शादी करते हुए भी उन्हें जमाने बीत जाएंगे, इसलिए वो इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहते हैं। मैंने सर हिला दिया था। मैं बहाने से मंजा की तस्वीर अपने कमरे में ही ले आया था। मंजा बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बैठे बिठाए मुझे इतनी दिलकश बीवी मिल जाएगी। जिंदगी ने कभी किसी लड़की से मोहब्बत करने की इजाजत ही नहीं दी थी, और वैसे भी शक्ल सूरत के एतबार से मैं वाजिबी सही था। अम्मी ने झट मंगनी और पट ब्याह किया। मेरी बारात का दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, मगर दिल में ये खौफ भी था कि अगर मेरी बीवी ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगा। यूं ही वसवसों के दौरान ही मेरी रुखसती भी हो गई, और अब मेरी बीवी मंजा मेरे कमरे में मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैं जब अपने कमरे में आया तब मंजा घूंघट ओढ़ कर बैठी थी। वो बहुत छोटी सी लग रही थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया। मैंने मंजा का घूंघट पलट दिया तो वो शर्मा कर खुद में सिमट गई थी। मैंने उसके सामने मुंह दिखाई का तोहफा कर दिया था। तब मंजा ने एक लम्हे के लिए पलकें उठाकर मुझे देखा और फिर से नजरें झुका ली थी। मैं बोला, मंजा तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? उसने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा था। मैं तो खुद ही गड़बड़ा गया और बोला, मेरा मतलब तुम ये शादी तुम्हारी मर्जी से तो हुई है ना? मंजा के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी, लड़कियों से कब उनकी मर्जी के मुतालिक पूछा जाता है भला? उनके ऊपर तो अपनी राय थोप दी जाती है। मैं मंजा से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा दिल टूट कर रह गया था। मुझे मालूम था कि मुझ जैसे कमसूरत आदमी को इतनी कम उम्री में कबूल करना कदरे मुश्किल है। मैं बोला, मंजा तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्या? मंजा बड़ी देर खामोश रही थी। मुझे यूं लगा कि अगर वो यूं ही चुप रही तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। खैर आखिरकार मंजा बोल ही पड़ी थी। वो कहने लगी, मैं फिलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं उनका बेटा बन जाना चाहती थी, मगर उन्हें न जाने क्या सूझी कि मेरी तालीम छुड़वा कर मेरी शादी कर दी। मंजा की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी। मैं बोला, तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मेरी बात सुनकर मंजा के चेहरे पर खुशी फैल गई थी। वो बोली, आप कसम खाकर कहें कि आप मुझे पढ़ाएंगे? मुझे तो लगता है कि आप ये बातें फ़कत मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं।
मैं हंस दिया और बोला, नहीं नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो। मैं तुम्हें इस कदर प्यार और मान दूंगा कि तुम अपने वालिदैन के इस फैसले पर रश करोगी। मंजा मुस्कुराती थी और यूं ही मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते देखते हमारी जिंदगी की इब्तिदा हो गई थी। मुझे मंजा बहुत अच्छी लगी थी। जी चाहता था कि उसे हथेली का छाला बनाकर रखूं, मगर 2 जवान बहनों के होते हुए मैं तो अपनी बीवी से बात करने से भी डरता था। मैंने और मंजा ने शादी के पहले 3 दिन तो खूब ऐश की थी। हम सारा दिन घूमते फिरते रहते थे। वो मुझसे पार्क जाने की जिद करती तो मैं उसकी बात फौरन ही मान लिया करता था। शादी के चौथे दिन भी मंजा कहने लगी, यासिर आए हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं जल्दी से तैयार हो गया और बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो। हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए तो अम्मी बोली, कहाँ का इरादा है? मैं बोला, अम्मी जरा सैर को जा रहे हैं। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, क्या हो गया यासिर? तुम कौन सा कल के बच्चे हो जो हालात की नज़ाकत को नहीं समझते? रोज रोज यूं घर से निकलना मुनासिब नहीं लगता। तुम्हारे घर में 2 जवान बहनें बैठी हैं, उन्हीं का कुछ लिहाज कर लो। फिर ये भी तो सोचो कि उनको भी ब्याना है। तुम सारा पैसा यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो उनकी शादियां कहाँ से होंगी? फिर हर सास अपनी बहू कामकाज के लिए लेकर आती है, इसलिए तो बहुएं नहीं ब्याही जाती ना, क्या आए रोज मोटरसाइकिल पर सवार होकर सैर को निकल जाएं। मंजा, अब तुम भी घर की जिम्मेदारी संभाल लो। मेरी तो दोनों बेटियां छोटी उम्रों से ही कामकाज में लग गई थी, फिर ससुराल जाकर भी उन्होंने काम ही तो करने हैं। चलो, उन्हें कुछ तो आराम मिले भाभी के आने का। तुम घर के काम संभालोगे आज से। बल्कि चलो छोड़ो, बाहर जाकर तुमने करना ही क्या है? मैं तुम्हें सूजी देती हूँ, हलवा बना लो। अम्मी मेरी कोई बात सुने बगैर ही मंजा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन में ले गई थी, जबकि मैं घर से बाहर निकल गया था। बीवी किचन संभालने लगी थी, इसका मतलब यह था कि हमारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब मुझे भी दुकान पर जाना चाहिए। मैं दुकान पर आ गया था। शाम गए घर लौटा तो थकी हारी से मंजा पर नजर पड़ी। दिल दुख का रह गया था। खैर अम्मी ने मुझे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि बहू खाना लगाओ, शौहर आ गया है। मंजा ने खाना लगाया तो मेरी बहनें बड़ी ठाठ से कमरे से निकल आईं और पका पकाया खाना मजे से खाने लगी थी। फिर खाना खाकर वो दोनों फिर से कमरे में चली गईं। उनसे इतना भी ना हुआ कि चलो बर्तन उठाकर किचन में ही रख दें। मैं सब कुछ देख तो रहा था, मगर कुछ कहकर घर का माहौल खराब नहीं कर सकता था। मंजा किचन वगैरह साफ करने लगी और फिर से कमरे में आते आते बहुत देर हो गई थी। जब वो कमरे में आई तो बहुत निढाल सी थी। कहने लगी, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। मैं उसका मंतजर था कि वो आए और उससे दिन भर का हाल पूछूं। यूं ही लेटे लेटे मुझे ऊँग आने लगी थी, मगर मंजा बाथरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो बाहर निकली तो मैं बोला, क्या बात है मंजा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो कहने लगी, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए नहाने में ज्यादा देर लग गई। मैंने सर हिला दिया और बोला, इधर आओ मेरे पास, बैठ जाओ। तो मंजा कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे मंजा पर तरस आ गया था, इसलिए कहा, हाँ ठीक है, सो जाओ। वो लेट गई तो मैं सोचने लगा कि न जाने हमारे माशरे में बहू को काम वाली मशीन क्यों समझ लिया जाता है। हर लड़की अपने दिल में कुछ अरमान लेकर आती है, जबकि ससुराल वाले तो लड़की को मासी ही समझ लेते हैं। मैंने सोच लिया था कि मंजा के लिए काम वाली का इंतजाम कर दूंगा, मगर अभी मैं अम्मी के डर की वजह से चुप था, क्योंकि फिर वो कहती कि मेरी बेटियों ने भी तो उम्र भर काम की है, तब तो तुम्हें काम वाली का ख्याल नहीं आया। मैं भी क्या करता। मंजा मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी, उससे मुझे मोहब्बत भी बहुत हो गई थी। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ करना चाहता था। अगले दिन भी मैं सुबह सवेरे ही दुकान पर चला गया था। रात गए वापस आया तो उदास सी मंजा पर नजर पड़ी थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी अब इन दोनों बहनों की भी शादी कर देनी चाहिए, आप इनके लिए रिश्ता ढूंढे। अम्मी कहने लगी, हाँ रिश्ते तो ढूंढ रही हूँ, मगर क्या करूँ, इतने लंबे चौड़े खानदानों से रिश्ते आते हैं कि दिल ही बैठ जाता है। अब मेरी बेटियां नौकरानियां बनकर तो जाने से नहीं, मैं तो उनके लिए मुख्तसर से खानदान ढूंढूंगी, जहाँ ना सास का झंझट हो और ना ही देवर जेठ का। अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। वो अपनी बेटियों की खुशियों के मामले में दोगली थी। किसी की बेटी के लिए उनकी सोच कुछ और थी, जबकि अपनी बेटियों के लिए कुछ और। हम सब ने मिलकर खाना खाया तो मैं आराम करने कमरे में आ गया था। काफी देर बाद मंजा कमरे में आई तो मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, यासिर आपको इल्म है क्या, आज हमारी शादी की वीडियो आ गई है। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंजा ने सीढ़ी उठाई और बोली, मैं ये देखने जा रही हूँ। इतना कहकर वो कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का सा बैठा रह गया था। भला ये क्या बात हुई, मंजा शादी की वीडियो बाथरूम में कैसे देखने गई थी, जबकि टीवी तो बाहर ही पड़ा था। मैंने सोचा कि चलो जब वो बाहर आएगी तो उससे इस मुताल्लिक इस्तफसार करूंगा, मगर बहुत देर गुजर जाने के बाद मंजा बाहर आई थी। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल कर पाता, मंजा कहने लगी, आज तो आधी ही वीडियो देखी, बाकी की कल देख लूंगी। ये सब कहते हुए मंजा के चेहरे पर बहुत ही सादगी सी थी। मुझे उस पर तरस आ गया और उससे कोई सवाल न किया। मुझे लगा कि शायद वो शादी की वीडियो का बहाना बनाकर बाथरूम में ज्यादा देर घर के कामों से बचने के लिए लगाती है। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैं बोला, मंजा क्या बात है, तुम आज कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, यासिर ठीक है, मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर फिर भी मुझ पर कभी काम का इतना लोड नहीं पड़ा जितना यहाँ का मुझ पर पड़ गया है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ।
मगर आपके मुतालिक सोचकर अपना इरादा तर्क कर देती हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मंजा की ये बात सुनकर मेरे दिल को ठारस मिल गई थी। मैं बोला, तुम फिक्र न करो, बहुत जल्द मैं मुलाजमा का इंतजाम कर दूंगा। फिर तुम पर से सारे बोझ हट जाएंगे और पहले की तरह हम हर रोज सैर के लिए जाया करेंगे। मेरी इतनी सी बात सुनकर मंजा खुश हो गई थी। शादी के महज 2 हफ्ते बाद ही जिंदगी पहले जैसी बेरौनक सी हो गई थी। घर आता तो बीवी नहाने के बहाने बाथरूम में घुस जाती और कहती कि शादी की वीडियो देखने जा रही हूँ। बाथरूम में ना तो कोई टीवी था और ना ही कोई ऐसी चीज जिसमें वीडियो देखी जा सकती थी, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि मेरी बीवी मुझे पागल बना रही थी। न जाने वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। अब तो मुझे उस पर शक होने लगा था कि क्या पता वो मुझे धोखा दे रही हो। मैं था भी तो अपनी बीवी से इतना बड़ा और शक्ल सूरत के लिहाज से भी कुछ खास नहीं था, जबकि मेरी बीवी कम उम्र भी थी और हसीन भी। ये सब हालात देखकर मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। उन्हीं दिनों अम्मी ने मुझे बताया कि वो मेरी बहनों के लिए रिश्ते ढूंढ चुकी है। मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए थी, मगर नहीं हो पाई। अब अम्मी शादी की शॉपिंग में मसरूफ रहती थी, इसलिए बहाने से मैं भी घर जल्दी आ जाया करता था कि चलो मंजा के साथ कुछ वक्त गुजार सकूंगा। मगर यहाँ तो मंजा मुझे देखते ही बाथरूम में घुस जाया करती थी और फिर ऐसा लगता है जैसे वो बाथरूम से निकलना ही भूल गई हो। हम दोनों में बात भी अब बहुत कम होती थी। मुझे बस उसके चेहरे पर गहरी उदासी और परेशानी नजर आती थी। मैं जब भी इस मुतालिक इस्तफसार करता तो वो काम की ज्यादती का ही बहाना करती थी। अब तो मेरी बहनें भी उसके साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी। खैर, मेरा दिल उदास रहने लगा था। एहसास से कमतरी मुझे अंदर ही अंदर से खाए चली जा रही थी। फिर सोचता था कि अगर मंजा मुझे धोखा दे रही होगी तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा। यही सोचते सोचते दिन कटते चले जा रहे थे। एक दिन मैं काम से जल्दी वापस आ गया तो अम्मी कहने लगी, यासिर मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी इन दोनों बहनों की भी शादी हो गई तो तुम कोई और छोटा सा घर ढूंढ लेना। पीछे हम 3 लोग ही तो रह जाएंगे। आगे जब तक अल्लाह तुम्हें औलाद देगा हो सकता है हमारा जाती मकान ही बन जाए। अम्मी की तजवीज़ अच्छी थी क्योंकि इस घर का किराया बहुत ज़्यादा था। हम 1 साल कबल ही इस घर में अम्मी की जिद पर शिफ्ट हुए थे। वो कहती थीं कि अगर हम अच्छे घर में रह रहे होंगे तो लड़कियों के रिश्ते भी अच्छे घरानों में हो जाएंगे। मुझे उनकी बात की मंतक तो समझ नहीं आई थी, मगर जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही मान लिया था। मेरी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इस घर के किराए में निकल जाता था, जबकि मैंने तो इस 1 साल में घर को गौर से देखा भी नहीं था। मेरा ताल्लुक महज मेरे कमरे तक ही था। अम्मी के मुंह से ही सुना था कि ऊपर का पोर्शन बहुत ठंडा है और हवादार है, गर्मियों में वहाँ बहुत सुकून होता है। मुझे इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी और सबसे बड़ी बात कि मुझे इस घर के मालिक मकान भी कोई खास पसंद नहीं था। वो लोफर किस्म का था और जानबूझकर हमारे घर आने के बहाने तलाश करता था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं किराए की तारीख से 2 दिन कबल ही मालिक मकान को पैसे पकड़ा कर आया करता था। अम्मी मुझे बताया करती थी कि मालिक मकान आया था, वो घर को चेक करने आया था कि हम घर का ख्याल तो रख रहे हैं ना। वो घर की एक एक चीज़ को चेक करके जाता था, हत्ता कि पानी की टोंटी तक खोलता है कि सही काम कर रही है या नहीं। खैर, अब जब मैंने अम्मी के मुंह से ये सुना कि हम ये घर छोड़ने वाले हैं तो मुझे बहुत सुकून मिल गया था। खुशगवार मूड में मैं अपने कमरे में आया था। आज मैं मंजा से ढेरों बातें करना चाहता था, मगर वो तो जैसे मेरे ही इंतजार में बैठी थी। मुझे देखते ही सीढ़ी उठाकर बोली कि मैं ये देख कर आती हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया कि मेरी बहनों की शादी होने वाली है और मुझे घर में बदमज़गी पैदा नहीं करनी चाहिए। यूं ही दिन गुजरते रहे और मंजा का भी पहले वाला ही मामूल रहा था। यूं ही बहनों की शादियां हो गई थी। उनकी रुखसती के बाद इस कदर उदासी छा गई थी कि दिल ही नहीं लगता था। एक दिन अम्मी कहने लगी, यासिर घर में कितनी उदासी हो गई है ना, तुम्हारी तरफ से भी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम मुझे दादी कब बना रहे हो? मैं बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह हमारे घर भी नन्ही सी रौनक आ जाएगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था, जबकि मैं तो ये सोचकर ही उदास हो गया था कि मेरी बीवी के पास तो मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं होता, तो फिर मेरी औलाद के लिए उसके पास वक्त कहाँ से आएगा। आज फिर मंजा सीढ़ी लेकर बाथरूम में चली गई तो मैंने सोचा कि आज तो उसका राज जानकर ही रहूंगा। मंजा को गए हुए जब आधा घंटा हो गया तो मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था, यहाँ तक कि पानी गिरने की भी आवाज़ नहीं आई थी। मैंने दोबारा फिर से दस्तक दी थी, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी कि वो तो खाली था। मैं तो हक्का बक्का खड़े का खड़ा रह गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरी नज़रों के सामने बाथरूम में दाखिल हुई थी, लेकिन अब वो गायब थी। मैं भी बाथरूम में आ गया और एक एक चीज़ की तलाशी लेने लगा था। मुझे दीवार में थोड़ी सी दराज नजर आई थी। मैंने उस दराज को धकेल दिया तो ये देखकर सजदा रह गया था कि वहाँ तो एक कमरा बना हुआ था। वो मुख्तसर सा ड्रेसिंग रूम था। उसके अंदर भी एक दरवाज़ा था जो बाहर की जानिब को खुलता था। मैं वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। सुनसान सी सड़क मेरे सामने थी और तभी मुझे मंजा नजर आई थी। वो बाहर से आ रही थी। मैं एक जानिब छुप कर खड़ा हो गया था। मंजा घर में दाखिल हो गई और मैं मेन दरवाजे से घर में आ गया था। मैंने ये तासुर ही नहीं दिया था कि मैं अपनी बीवी के राज से वाकिफ हो चुका हूँ, बल्कि मैंने सोच लिया था कि कल उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। मेरे लिए इंतज़ार बहुत कठिन था, मगर जहाँ मैं इतने महीने बेवकूफ़ बनता रहा वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेता तो क्या था। मुझे खुद पर भी हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों इस कदर मंजा के इश्क में गिरफ्तार रहा कि इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कर दी थी। अब मेरी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतरी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था।
ये बात अकल के खिलाफ थी, जो मेरी बीवी हर रोज मुझसे कहती थी। वो मुझसे कहती कि मैं बाथरूम में शादी की वीडियो देखने जा रही हूँ, तो मैं उससे सवाल जवाब क्यों न करता था। मैं इतने माह गफलत में क्यों पड़ा रहा। इन तमाम सवालात का बस एक ही जवाब था, और वो ये था कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, और इसी वजह से उसे हर मामले में छूट दे रखी थी। जब भी तो उस पर शक नहीं कर पाया था। जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था तो मैं टूट कर रह गया था। बहुत बुरे बुरे ख्यालात जहन में आ रहे थे। मैं कल के मुतालिक सोचता तो रूह कांप जाती थी कि न जाने क्या होने वाला है। खैर, मैं मामूल के मुताबिक काम पर गया था। शाम में जानबूझकर घर देर से लौटा था। अब तो घर में फ़कत 3 ही अफराद थे, मगर फिर भी मंजा काम की ज्यादती का बहाना बनाती थी। मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी बाथरूम में चली गई। आज जैसे ही वो बाथरूम में गई, मैं भी उसके पीछे ही चला गया था। वो बाथरूम से होती हुई खुफिया ड्रेसिंग रूम में चली गई और फिर वहां से सड़क पर निकल गई। मैं उससे फासला रखकर उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो बहुत मोहतात अंदाज में एक एक करके कदम उठा रही थी, जबकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने जरा आगे जाके रक्षा ले लिया था। मैंने भी उसकी तकलीद की थी और एक रक्षे में बैठकर कह दिया था कि हमें फला रक्षे का पीछा करना है। 30 मिनट के बाद मंजा का रक्षा मेरे ससुराल के सामने जाकर रुका था। मैं हैरान था कि वो इस तरह खुफिया अंदाज में ही अपने वालिदैन के घर क्यों आई है। ये एक राज था जिससे मैंने हर हाल में पर्दा उठाना था। वो घर में दाखिल हो गई तो मैं भी दबे कदमों उसके पीछे ही चला गया था। जैसे ही मंजा घर में दाखिल हुई तो मेरी सास की करख्त सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगी, देख लो मंजा, वालिदैन की नज़रों में धूल झोंकने का ये अंजाम होता है कि तुम्हें शादी के बाद भी सुकून नहीं है। काश तुमने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। शादी से पहले ये सब ना किया होता तो आज यूं सबसे छुप कर यहाँ ना आना पड़ता। मंजा रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी, मैंने सच में अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये सब किया। अम्मी, मैं कम उम्र थी, इसीलिए बहकावे में आ गई और अपनी जिंदगी तबाह कर ली। आपको इल्म है क्या, मेरा शौहर यासिर दुनिया का सबसे अच्छा मर्द है, मगर जब उसे मेरी हकीकत के मुतालिक इल्म होगा तो वो मुझे छोड़ देगा। तब अम्मी मैं क्या करूंगी। काश वो वक्त फिर से आ जाए और मैं अपने बढ़ते कदमों को रोक लूं। अम्मी, मालिक मकान असफन जब भी घर आता था तो मुझसे यही कहता था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसा कोई और है ही नहीं। मैं तो तुमसे शादी करूंगा और जितने भी घर मैंने किराए पर चढ़ाए हुए हैं उन सब की मालकिन तुम्हें बना दूंगा। अम्मी, आप तो फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए चली जाया करती थी। आपके जाने के बाद असफंद हर रोज घर आने लगा और उसने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया और कहा कि मेरे साथ खुफिया निकाह कर लो। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उससे शादी की थी। उस निकाह से मेरी बेटी भी पैदा हो गई। तो उसने क्या किया, उसने मुझे तलाक दे दी। अम्मी, ठीक है, आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया और हर जगह ये मशहूर कर दिया कि ये बच्ची मेरी सहेली की बेटी है जो इसे जन्म देते हुए इंतकाल कर गई। ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरे शौहर के घर का मालिक भी असफंद ही निकला। उसने जब मुझे वहां दिखा तो कहने लगा कि तुम हमारी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। उसने मुझे डराया और कहा कि अगर तुम हर रात अपनी बेटी के पास न गई तो मैं यासिर को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। मैं नहीं चाहती कि यासिर को ये सब पता चले कि मैंने उससे दूसरी शादी की है और अपनी पहली औलाद को भी उससे छुपाया हुआ है। अम्मी, जिस दिन उसे इल्म हो गया वो मुझे तलाक दे देगा। मेरी सास बोली, जब तुम तलाक लेकर घर आओगी तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मंजर रोने लगी थी, जबकि मैं जिस तरह खामोशी से उसके घर में दाखिल हुआ था उसी तरह खामोशी से वहां से निकल आया हूँ। आज सब कुछ मेरे सामने है। मेरी बीवी से बिलाशुबा गुनाह सरजद हुआ है। वो इस पर शर्मिंदा भी है, मगर उसने मुझे धोखे में रखा। ये बहुत बड़ी बात है। जो लड़की मुझसे ये सब छुपा सकती है, मैं आगे उस पर कैसे भरोसा कर पाऊंगा। मेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मैं सब कुछ भूलकर अपने दिल की सुनूं और मंजा को माफ कर दूं, और दूसरा ये कि मैं मंजा को उसके धोखे की बुनियाद पर तलाक दे दूं। मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।